हमारे सभी अतिथियों से मिलते हुए और अभी आप गांधी जी के प्रतिमा पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उसके बाद शर्मा जी हम सम्मानित हुए सर। और अब मैं निवेदन करूंगी कश्मीर से श्री मनोज सिन्हा जी। पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शीश झुकाकर उन्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले उन सभी महान विभूतियों के त्याग तथा बलिदान को भी आज मैं शहीद दिवस के अवसर पर नमन करना चाहता हूँ। विशेष रूप से गांधी ग्लोबल फैमिली तथा पद्मश्री डॉक्टर एस.पी. वर्मा जी और उनके सभी साथियों के प्रति बापू के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हृदय से कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, जैसा आप जानते हैं, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिनके प्रति बापू सदैव प्रतिबद्ध थे और समय तथा भौगोलिक सीमाओं से परे वह मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी जी के जीवन काल में थे। और मैं समझता हूँ उनके उल्लेखनीय आदर्श हमें वास्तव में एक विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप प्रदान करते हैं, यहाँ प्रत्येक नागरिक को शांति, समानता और न्याय के साथ अपने जीवन को समृद्ध बनाने का अवसर मिल सकता है। बापू ने हमें अहिंसा का जो सिद्धांत दिया वो तमाम मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सबसे ताकतवर साधन हमें दिखाई पड़ता है। आज विश्व के अलग अलग हिस्सों में संघर्ष और आपसी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। वहाँ आक्रामकता के चलते समाज की सृजन शक्ति और प्रगति के मार्ग में ढेर सारी बाधाएं और चुनौतियां सामने आ रही हैं। संपूर्ण विश्व को आज गांधी के सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम, सहिष्णुता तथा शुचिता जैसे मूल्यों की आवश्यकता महसूस हो रही है। और मैं निजी रूप से मानता हूँ कि गांधी जी के आदर्श और मूल्य ही संपूर्ण मानवता को नई राह दिखा सकते हैं। उनके आदर्श एवं मूल्य ही संघर्ष के बजाय विश्व के लिए सद्भाव और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्थापित हो सकती है और हम मानव हित के लिए आवश्यक ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं गांधी जी के सपनों और विकसित भारत मिशन के माध्यम से जो प्रयास उसको साकार करने के लिए हो रहे हैं, मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। जैसा हम सब जानते हैं कि आज ये देश का संकल्प बन चुका है कि जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनावे 2047 में 2047 में, तो देश ये चाहता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें मिले। मुख्य रूप से 4 स्तंभ उसके आप सब जानते हैं। पहला गरीब और वंचित वर्ग, दूसरा किसान, तीसरा नौजवान और चौथा नारी शक्ति। पूज्य बापू ने कहा था कि उनके जीवन का मिशन हर आंख से आंसू पोंछना है। वो स्वयं मानते थे कि नीतियां हमेशा सबसे गरीब लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए और सर्वजन कल्याण को सर्वोच्च रूप से बढ़ावा देना चाहिए।
मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो ये सच है कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ अभूतपूर्व रही है। जहां 2014 में हम विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे, वहां से आरंभ हुई यात्रा आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जो अनुमान किया जा रहा है कि 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 70% से अधिक मकान आज हमारी बहनों के नाम से हैं। देश की गरीब बहनों के सशक्तिकरण के लिए जनधन योजना के तहत 30 करोड़ बैंक खाते खोले गए। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आज 8 लाख से ज्यादा बहनें हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बच्चियां नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं औसतन 70% से ज्यादा गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियां ले रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। इस साल जम्मू के कन्वोकेशन में जब मैं गया था तो 15 गोल्ड मेडल में 14 बच्चियों ने ही हासिल किया। तो कृषि के क्षेत्र में भी बच्चियां बच्चों से आगे निकल रही हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय। सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनका मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि समय ज्यादा लगेगा और मैं मानता हूं कि बापू के आदर्शों के प्रति यही तो सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। विकसित भारत के एक और स्तंभ का उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। उस दिशा में जो कार्य हो रहा है वह भी बापू के सिद्धांतों पर ही आधारित। अपने एक लेख में बापू ने कहा था कि हमारी एक बड़ी जनसंख्या खेतीहर है, किसान है, लेकिन अगर हम उनकी मेहनत के फल से उन्हें वंचित कर देते हैं तो वह सुशासन कभी नहीं माना जाएगा। स्वतंत्रता का उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है और बापू चाहते थे कि समाज का हर एक वर्ग समृद्ध तथा शक्तिशाली। उन्होंने 1942 में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी था और मैं हाईकोर्ट, स्वतंत्रता की मेरी संकल्पना कोई संकुचित संकल्पना नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य की अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी समाविष्ट है। उन आदर्शों पर चलकर देश तथा जम्मू कश्मीर के खेती किसानी से जुड़े हमारे भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं और मैं आज कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आमूल चूल बदलाव के प्रयत्न किए गए। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में एक ऐसी योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई जो जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। और सही मायने में जो 29 परियोजनाएं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में बनी हैं, लागू होने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी जो खेती और उससे संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से जुड़ी है, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर सही मायने में ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन तथा येलो रिवोल्यूशन का साक्षी बन रहा है। जिन गांवों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद किसान को मक्के की एक फसल से संतोष करना पड़ता था, आज वही किसान भाई उनमें से अनेक लेवेंडर, एग्जॉटिक वेजिटेबल आदि फसलों के कारण अपनी कमाई में काफी वृद्धि कर पा रहे हैं। हमारे किसान भाई दिन पर दिन इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। गांधी जी ने हरिजन में लिखे एक लेख में जो बात कही थी, मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। आप भारत के किसान से बात शुरू कीजिए, जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है उससे बुद्धिमत्तापूर्ण बातें निकलनी आरंभ हो जाती। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अलग अलग क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करने की क्षमता रखता है और उसी को ध्यान में रखते हुए कृषि के उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। कृषि को
नौजवानों को भी नए बिजनेस इंटरप्राइज शुरू करने के लिए सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। मैं गर्व से कह सकता हूँ इस दिशा में जो प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 1.5-2 वर्षों में किया है वो अपना प्रभाव दिखाने लगा और मुझे उम्मीद है देश के अग्रणी किसानों में हमारे जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों का नाम भी अवश्य दर्ज होगा। मित्रों, मैं मानता हूं कि नौजवानों को सशक्त बनाकर ही हम विकसित भारत के सपने को पूरी तरह साकार कर सकते हैं। गांधी जी ने कभी कहा था कि जिम्मेदारी युवाओं को मृदु और संयमी बनाती है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार हो सकें, उन्हें गरीबी रेखा के बाहर निकल सके। मैं मानता हूं कि पूज्य गांधी जी ने जिस आत्मनिर्भरता और गरीब कल्याण का सपना देखा था उसकी प्राप्ति के लिए जो आदर्श दिए थे, देश आज उस रास्ते पर चलकर उनके सपनों को साकार करने में शिद्दत से जुटा हुआ है। बापू ने यंग इंडिया के 10 सितंबर 1931 के अंक में जो लिखा था उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में गरीब आदमी की आवाज का भी महत्व है। गांधी जी आगे लिखते हैं, वैसे भारत के लिए कोशिश करेंगे जिसमें ऊंच और नीच वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में मेलजोल होगा। इसी महीने 4 जनवरी को दिल्ली में एक कार्यक्रम, इसकी झलक आप देख सकते हैं। उस दिन कार्यक्रम में आजादी के बाद दशकों तक लाखों गांवों की बुनियादी जरूरतों से जो गांव वंचित थे, अनेक ऐसे लोग जिनका गांवों से पलायन हुआ था, गरीबी बढ़ी थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, उस कार्यक्रम में को देखने के बाद मन को संतोष हुआ। देश की जो यात्रा है वो हर ग्रामवासी और हर गरीब परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आजादी के पश्चात दशकों तक गरीबी उन्मूलन के नारे तो लगते थे, लेकिन जमीन पर पिछले दिनों जो परिवर्तन हुआ है वो हमें संतोष देता है। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने एक अध्ययन किया है और उस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ग्रामीण गरीबी 2012 में 2012 में लगभग 26% थी। 2024 में घटकर 5% से भी कम हो गई है। पूज्य बापू जी पर अध्ययन के दौरान मैंने पढ़ा था कि 1931 में जब कराची अधिवेशन हो रहा था, बहुत से वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। तब गांधी जी ने लोगों का ध्यान गांव, दलित, आदिवासी, वंचित तथा शोषित वर्ग की तरफ खींचा और एक सवाल किया कि अगर हम ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र हो जाते हैं तब हमारी राजनीति की प्राथमिकता क्या होगी। यहाँ उपस्थित सभी मित्र अवश्य जानते होंगे कि अपने प्रस्ताव में गांधी जी ने मानव गरिमा की रक्षा, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, किसानों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों के कल्याण को सबसे प्राथमिक रूप से सबके सामने रखा था। मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करूंगा आपके सम्मुख। जो प्रस्ताव पारित हुआ, इस प्रस्ताव को पारित करते समय हम अपने लोगों और विश्व के सामने स्पष्ट करते हैं कि हम उस समय क्या करेंगे जब सत्ता में आएंगे। मित्रों, भविष्य की राजनीति के लिए बापू ने 1931 में जिस दृष्टिकोण को रखा था, मुझे लगता है कि वही आज भारत का संकल्प बनता जा रहा है और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वंचितों को वरीयता मिशन के साथ जो काम प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि शायद वह सही रास्ते पर देश को आगे ले जाएगा।
विकसित भारत के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में से दूसरा स्तंभ है नारी शक्ति का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। पूज्य बापू का कहना था कि आत्म बलिदान और साहस के मामले में नारी पुरुषों से अधिक योग्य होती है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप आज नारी शक्ति को उसका उचित स्थान मिले, इसका प्रयत्न हो रहा है। सिर्फ उनका विकास नहीं बल्कि उनके नेतृत्व में भारत का विकास हो, इसके प्रयत्न प्रारंभ हुए। मुद्रा योजना के तहत सबसे ज्यादा 30 करोड़ महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता मिली। स्टेम एजुकेशन में हमारी बच्चियों की भागीदारी आज 43% हो गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, विकसित देशों से भी ज्यादा। लंबे समय तक यहाँ का युवा सरकारी नौकरी पर ही आश्रित हुआ करता था। उनके स्वरोजगार के सपनों को पूरा करने का पिछले कुछ वर्षों में गंभीर प्रयास हुआ है। 4-5 वर्षों में जहाँ पारदर्शी तथा योग्यता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां की गई हैं, वहीं स्वरोजगार से जोड़ने के भी अनेक प्रयास हुए। और अब युवाओं के स्वरोजगार के लिए मिशन युवा करके जो योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ के युवा निश्चित रूप से देश के बाकी हिस्सों से बेहतर रोजगार पा सकेंगे। मेरी अपेक्षा है कि नौजवान समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी समझे तथा उन्हें निभाएं। पूज्य गांधी जी ने एक बार कहा था कि लोग स्वराज्य चाहते हैं, मैं भी स्वराज्य चाहता हूं, लेकिन स्वराज्य मिलने का ढंग मेरा दूसरा है। पहले खुद काम करो, पीछे से सरकारी मदद लो। सरकारी मदद पहले नहीं मिलेगी। अगर इस भाव से हम आगे काम करेंगे, पहले खुद आगे बढ़ेंगे, तो प्रशासन और सरकार भी आपके पीछे आएगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में बापू ने कहा था कि अधिकार प्राप्ति का उचित माध्यम कर्तव्यों का निर्वहन होता है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी को उनके सिद्धांतों के पालन का संकल्प लेना चाहिए। जैसा वर्मा जी ने बताया, पिछले 4 वर्षों से ये प्रयत्न हो रहा है कि बापू की जब जन्म जयंती मनाई जाती है तो 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, जिसे जम्मू कश्मीर शिक्षक दिवस के रूप में देश की तरह मनाने लगा है। और उसके बाद से ही बापू जयंती के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। इस वर्ष भी वो कार्यक्रम उसी तरह, भी मैं अपने मुख्य सचिव अटल डुल्लू जी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि ये कार्यक्रम अनवरत उसी तरह से जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। इसी से जम्मू कश्मीर में शांति, सद्भाव और विकास स्थापित हो सकता है। मैं समझता हूँ तो 19वीं सदी का भारत हो, 20वीं सदी का भारत हो या 21वीं सदी का भारत, बापू तब भी महत्वपूर्ण थे, बापू आज भी महत्वपूर्ण हैं और बापू आगे भी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यही बात कहते हुए मैं एक बार पुनः पूज्य गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं और पीढ़ी बच्चों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देर से आए हैं तभी धैर्य के साथ और शांति के साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से मिलते हुए, यही तो है